प्रयागराज में इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज में उस समय अफरा तफरी मच गई जब 12वीं में पढ़ने वाले एक छात्र अवनीश पांडे की चाकू से गोद कर हत्या कर दी गई। दिनदाड़े स्कूल में छात्र की हत्या से हड़कंप मच गया। छात्र की हत्या का आरोप उसी की क्लास में पढ़ने वाले एक छात्र पर लगा है। घटना के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा और आक्रोश का माहौल है। दरअसल कॉलेज में छात्रों के दो गुटों में लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। आरोपी छात्र हमला करने के बाद मौके से फरार हो गए। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। 10/9/2025 को समय लगभग 11:20 बजे इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज लाला का पुरवा PS करछना से एक 12वीं कक्षा के छात्र को चाकू लगने की सूचना प्राप्त हुई, जिसे CHC करछना लाया गया, जहां से डॉक्टरों द्वारा SRN हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। जांचोपरांत यह ज्ञात हुआ है कि घटना उसी के कक्षा के एक अन्य छात्र द्वारा कारित की गई है। मृतक के परिजनों द्वारा कुछ अन्य लोगों के भी इस घटना में सम्मिलित होने की बात की जा रही है। परिजनों से प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्रवाई की जा रही है। आज दिनांक 10/9/2025 को थाना करछना स्थित इंदिरा गांधी स्मारक इंटर कॉलेज से एक सूचना प्राप्त हुई कि वहां पे पढ़ने वाले एक 12वीं के छात्र को चाकू लगी है या किसी नुकीले हथियार से उसे चोट लगी है। सूचना के तत्काल पश्चात उसे CHC करछना लाया गया, जहां से उसे SRN अस्पताल रेफर किया गया। खबर मेरठ से एक शर्मनाक घटना सामने आई, जहां BA की छात्रा से छेड़छाड़ करने पर एक मनचले की राहगीरों ने जमकर पिटाई कर दी। जानकारी के मुताबिक छात्रा कॉलेज से घर लौट रही थी। इसी दौरान रास्ते में युवक ने छात्रा का हाथ पकड़ लिया। छात्रा ने विरोध करते हुए जोर जोर से शोर मचाना शुरू कर दिया। युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी युवक को हिरासत में लिया है। शाहजहांपुर में UP STF और SOG टीम ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। मेरठ STF ने पीछा करते हुए DCM से 271 किलो गांजे की तस्करी पकड़ी है। चावल की भूसी में छुपाकर उड़ीसा से बरेली लाया जा रहा था। पुलिस ने हिमाचल प्रदेश के रहने वाले ट्रक ड्राइवर को भी गिरफ्तार किया है। खबर लखनऊ से है। पुलिस ने 24 घंटे के अंदर रिकवरी एजेंट कुणाल शुक्ला की हत्या का खुलासा किया है। दरअसल कुणाल शुक्ला जिस कंपनी में काम करते थे, उसी कंपनी के मालिक विवेक ने कुणाल की हत्या कराई थी। जानकारी के मुताबिक कुणाल की नजदीकियां मालिक विवेक की पत्नी के साथ बढ़ रही थी। इसी से नाराज होकर आरोपी विवेक सिंह ने कुणाल की हत्या की साजिश रच डाली। अपने करीबी कर्मचारी वसीम से कुणाल को मौत के घाट उतरवा दिया। ये कल 9 सितंबर को थाना बंधरा पुलिस पर सूचना मिलती है कि स्वास्तिक एसोसिएट्स नामक एक रिकवरी कंपनी है जो गाड़ियां लोन को डिफॉल्ट करती है, उनको जब्त करने का काम करती है। इसके ही कर्मचारी थे कुणाल शुक्ला, उनका शव इन्हीं के ऑफिस में मिला। इसमें तत्काल ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी एवं हमने परिजनों की तहरीर पे इसमें संगत धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया था और इसके सफल नावड़ के लिए टीमें गठित कर दी थी। इसमें आज हमको सफलता मिली है और आज दोपहर को हमने इसमें जो मेन अभियुक्त थे उनको गिरफ्तार कर लिया है। प्रतापगढ़ में ARTO चौकी पर तैनात चौकी प्रभारी राजन कुमार बिंद की भदोई जिले में हादसे के दौरान मौत हो गई। हादसे का CCTV फुटेज सामने आया। राजन बिंद 4 दिन की छुट्टी लेकर अपने गांव उगापुर जिला भदोई गए थे। पेट्रोल भरने जाते हुए उनकी बाइक को दूसरी बाइक ने टक्कर मार दी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसा भदोई जिले के औराई थाना क्षेत्र में हुआ है। खबर नोएडा से है। चिल्ला एलिवेटेड से अब तक खराब स्टील नहीं बदली गई है। 1 महीने पहले नोएडा अथॉरिटी के CEO ने स्टील बदलने का आदेश दिया था। अब तक स्टील मानकों के अनुरूप नहीं बदला गया है। 892 करोड़ की लागत से चिल्ला एलिवेटेड तैयार किया जा रहा है। ब्रिज कॉरपोरेशन इसका निर्माण करा रहा है। इससे रोजाना 5 लाख वाहन चालकों को लाभ मिलेगा। 17 दिसंबर 2024 को निजी कंपनी को काम अलॉट किया गया था। 5.9 किलोमीटर लंबा चिल्ला एलिवेटेड रोड के निर्माण में लापरवाही देखने को मिल रही है। नोएडा के सलारपुर में अवैध निर्माण पर बुलडोजर कार्रवाई करने के लिए नोएडा अथॉरिटी की टीम पहुंची, लेकिन किसानों ने धरने पर बैठकर टीम की कार्रवाई का विरोध किया।
तो वहीं दूसरी तरफ सलारपुर में मस्जिद का भी निर्माण कराया जा रहा है। अमरोहा के सभी स्कूल कॉलेजों को अब टैक्स देना होगा। अभी तक स्कूल कॉलेजों को टैक्स से छूट मिली हुई थी। नए शासनादेश के मुताबिक सभी स्कूलों और कॉलेजों को टैक्स श्रेणी में रखा गया है। अमरोहा अधिशासी अधिकारी ने नगर पालिका के अफसरों के साथ बैठक कर नगर के सभी स्कूल कॉलेजों का डाटा कलेक्ट करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी स्कूल कॉलेज संचालकों से टैक्स जमा करने की अपील करते हुए कहा कि नए टैक्स स्लैब के हिसाब से 1 अप्रैल से सभी स्कूल कॉलेजों पर टैक्स लगाया जाएगा। पालिका में आकर अपना टैक्स जमा करें और जुर्माने की कार्रवाई से बचें। साथ ही होटल, मैरिज हॉल, फैक्ट्रियों का भी डाटा कलेक्ट कराया जा रहा है। 1 अप्रैल से सभी से टैक्स वसूल किया जाएगा। आज मेरे द्वारा टैक्स कलेक्शन को लेके जो हमारे RI हैं, मीन है, TS उनके साथ मीटिंग की गई। अभी कुछ दिन पहले जिलाधिकारी महोदय द्वारा कुछ प्रपत्र हम लोग दिए गए थे और उस पर नए टैक्स की दरें क्या है, इस पर सूचना मांगी गई थी। आज मेरे द्वारा उन सभी अमीनों को, RIयों को और TS को मैंने निर्देशित किया है कि जो हमारी नई टैक्स की नियमावली जो 1 अप्रैल से लागू है, जो स्लैब कह रही है उसके आधार पर टैक्स कलेक्शन किया जाए। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। इस बार मैंने निर्देशित किया है कि अगले 8 दिनों में शहर का डाटा, चाहे वो फैक्ट्री हो, चाहे वो मैरिज कॉम्प्लेक्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, मतलब अगर 10 बाई 20 की दुकान है तो उसका भी डेटा जो है अमीन जो कलेक्ट कर ले, ताकि उस पर भी जो है कॉमर्शियल दरों पर कार्रवाई की जा सके। संत कबीरनगर में निषाद पार्टी के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम खान पर जानलेवा हमला किया गया। बाइक सवार बदमाशों ने अब्दुल अजीम खान पर फायरिंग की है। हमले के दौरान अब्दुल अजीम खान के पैर में गोली लगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को फौरी राहत मिली है। डूंगरपुर बस्ती प्रकरण में MP MLA कोर्ट से मिली 10 साल की सजा के खिलाफ याचिका कोर्ट में लंबित होने की वजह से हाईकोर्ट ने आजम खान और सह आरोपी ठेकेदार की जमानत याचिका मंजूर कर ली है। फिलहाल सजा पर रोक नहीं लगाई गई है। इस मामले में जमानत मिलने के बाद भी आजम खान जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। कहा कि इसमें इनका कुछ किसी तरीके से कहीं कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जो सारी थी सारी प्रक्रिया अपना करके तभी ज़मीनें खाली कराई गई थी और वहाँ सरकारी कॉलोनी बनाई, ना कि कोई इनकी पर्सनल कॉलोनी बनी। तो लिहाजा इनको कोई उससे फ़ायदा नहीं मिल रहा था। तो ये इन सारी चीज़ों को लेके हमने यहाँ पे अपील दायर की, तो माननीय न्यायालय ने फाइनली उसकी सुनवाई करी, कई डेटों पे चली और आज फाइनली उसमें ऑर्डर आया और उनको उसमें ज़मानत दे दी जब तक कि फाइनल यहाँ से अपील डिसाइड ना हो जाए। अपील पर सुनवाई जारी रहेगी? हाँ, अपील पे तो सुनवाई जारी रहेगी। उनकी सज़ा जो है, फ़िलहाल सज़ा पे तो रोक नहीं लगाई है, लेकिन उनको ज़मानत दे दी इस मसले में। लखनऊ में DGP राजीव कृष्ण ने 60,244 सिपाहियों की ट्रेनिंग के लिए इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग मैनेजमेंट पोर्टल का विमोचन किया। रिक्रूट सिपाही अपने PNO नंबर के ID से इस पोर्टल पर लॉगिन कर ट्रेनिंग कोर्स को किसी भी वक्त देख सकेंगे। अब सिर्फ क्लासरूम ट्रेनिंग के दौरान ही नहीं, बल्कि किसी भी वक्त रिक्रूट सिपाही ट्रेनिंग मॉड्यूल देख सकते हैं। इस मौके पर DGP राजीव कृष्ण ने कहा कि किसी भी हालात में कांस्टेबल फर्स्ट रेस्पॉन्डर होता है, लिहाजा ट्रेनिंग में CPR, प्राथमिक चिकित्सा और फॉरेंसिक साइंस को भी ट्रेनिंग का हिस्सा बनाया गया है। पुराने जो कॉन्सेप्ट हमारे ट्रेनिंग के बारे में थे, AER, CER और बाकी सब चीजों के, हमको उससे ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा किस प्रकार से हम बदलते हुए परिवेश में डिफरेंट वर्टिकल्स में डिफरेंट टाइप की ट्रेनिंग एक फोकस्ड ग्रुप को देते हुए, जो कि उनकी रोजमर्रा के काम को करने में उनकी उपयोगिता, उनके कैपेबिलिटी और पब्लिक के नागरिकों की एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सके, किस प्रकार से हम ऐसे ट्रेनिंग का ढांचा तैयार करें। गोरखपुर से खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। महंत दिग्विजयनाथ की 56वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम में CM योगी ने कहा कि कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या में श्री राम के भव्य मंदिर से अभिभूत न होता हो। अगर उससे गौरव की अनुभूति नहीं होती है तो हमें भारतीय होने में संदेह होता है।
संकल्प था कि अयोध्या में गुलामी के प्रतीक उस ढांचे को हटा करके राम जन्मभूमि पर भगवान राम का भव्य मंदिर बनना चाहिए। उन आचार्य द्वय का वह सपना साकार होता है जब प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति का भव्य प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न होता है। कौन ऐसा भारतीय होगा, कौन ऐसा भारतीय होगा जो आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पर भगवान श्री राम के भव्य मंदिर निर्माण के इस कार्य के साथ अभिभूत न होता हो। अगर वह अभिभूत नहीं होता है और अगर उसे गौरव की अनुभूति नहीं होती है तो हमें उसके भारतीय होने में संदेह होता है, क्योंकि ये सनातन गौरव का प्रतीक है, भारतीय गौरव का प्रतीक है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पर रायबरेली पहुंचे हैं, लेकिन उनके पहुंचने से पहले समर्थन और पहुंचने के बाद विरोध हो रहा है। हम आपको 3 तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में रायबरेली में एक पोस्टर लगाया गया है, इसमें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भगवान के तौर पर दिखाया गया है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। दूसरी तस्वीर राहुल गांधी के रायबरेली पहुंचने की है, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। वहीं तीसरी तस्वीर में राहुल गांधी का विरोध बीजेपी नेता और कार्यकर्ता कर रहे हैं। बिहार में कांग्रेस के मन से पीएम मोदी की मां को लेकर कहे गए अपशब्द के खिलाफ विरोध हो रहा है। यूपी सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता दिनेश प्रताप सिंह की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन हुआ है। रायबरेली में राहुल गांधी के पहुंचने पर मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और उनके समर्थकों ने राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाए। पीएम मोदी की मां के अपमान के खिलाफ पोस्टर बैनर लेकर राहुल गांधी का विरोध किया गया। हाईवे पर राहुल गांधी वापस जाओ के नारे लगाते हुए पोस्टर प्रदर्शन किया गया। राहुल गांधी जी ने बिहार में मोदी जी की मां को गाली दिया। यह किसी भी दशा में किसी भी बेटे के लिए जो भारत की किसी भी मां के कोख से जन्म लिया है उसके लिए लज्जित करने वाला विषय है। राहुल गांधी जी को इस पर माफी मांगनी चाहिए। अपने गाली देने वाले कार्यकर्ताओं को कंडम करना चाहिए, उनको पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। स्वयं ही कह देते कि मैं जो हमारे कार्यकर्ताओं ने किया उसके लिए मैं लज्जित हूं तो शायद लगता कि यह उचित है। लेकिन राहुल गांधी जी इस प्रथा को बढ़ाना चाहते हैं कि कोई भी गाली दे किसी की मां को, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। हम रायबरेली के लोग, हमारी भी माएं हैं, हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। रायबरेली पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। मंत्री दिनेश सिंह और बीजेपी कार्यकर्ताओं के विरोध प्रदर्शन पर राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी पूरी तरह से डिस्टर्ब है, हमने उनकी वोट चोरी पकड़ ली है। कर्नाटक, महाराष्ट्र, हरियाणा में वोट चोरी हुई है। पूरे देश में बड़े डिस्टर्ब है क्योंकि ये जो वोट चोर का है ना, ये फैल रहा है क्योंकि हमने इनकी पकड़ ली है चोरी। तो ये महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में, यूपी में, सब जगह हमारे पकड़ लिया हमने। आम आदमी पार्टी के नेता और शिक्षाविद अवध ओझा ने 2027 विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव के समर्थन में प्रचार करने की बात कही है। अवध ओझा ने कहा है कि अगर अखिलेश कहेंगे तो हम जरूर उनके लिए प्रचार करेंगे, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। बिल्कुल नहीं लड़ूंगा, लेकिन अखिलेश यादव भारत में मेरे एक प्रिय नेताओं में से हैं, तो जब भी वो मुझे किसी बात का आदेश करेंगे मैं उसका पालन करूंगा। कंपेनिंग की भी बात करें तो कंपेनिंग एकदम करेंगे। पहली बार कोई नेता मुझसे 3 घंटा सिर्फ शिक्षा पे बात करता रहा। मैंने शिक्षा के विभिन्न पहलू, शिक्षा, मैंने पहली बार भारत में कोई ऐसा नेता जिसके साथ में बैठा और 3 घंटे सिर्फ शिक्षा की बात होती रही। तो स्वाभाविक तौर पर अगर वो किसी तरह की, हाँ, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे ये स्पष्ट कर दे रहे हैं। तो अखिलेश के समर्थन में वोट मांगेंगे अवध ओझा। मेरी नजर में अखिलेश बहुत अच्छे नेता हैं, अवध ओझा ने इस बात को कहा है।
राहुल गांधी, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव को भगवान बताने वाला पोस्टर सियासत गरमा गई है। यूपी सरकार के मंत्री संजय निषाद ने जहां विपक्ष पर हमला बोला है, वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद लालजी वर्मा ने नसीहत दी है। अगर हिम्मत हो तो ये लोग मुसलमानों का वोट लेते हैं तो अल्लाह का फोटो लगा के देख लेना, भी देखो मुसलमान क्या करते हैं कि हम एक अल्लाह के हम दूसरे अवतार हैं, लिख दें, लिखें फोटो लगाएं, भी देखो देश के मुसलमानों को क्या कहते हैं। बस सीधा क्या कहेंगे? निश्चित रूप से इसको मतलब भारतीय संस्कृति पर कुठाराघात है। इस तरीके से जब राम मंदिर बनेगा तब आप किनारे जाओगे वहाँ, तो आपको राजनीति इन लोगों को आज के दिन में देखो यह अपमानित करने का एक फार्मूला है कि अगर हम जितने अपमानित करेंगे भारतीय संस्कृति को उतने एक विशेष बार इनको वोट देता रहेगा, बस और कुछ है नहीं इसमें। निश्चित रूप से समर्थकों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हम अपने नेताओं का जो अच्छी छवि है उसको अच्छा बनाने का प्रयास करें। खबर आगरा से है। मकान का छज्जा गिरने से हादसा हुआ है। छज्जे के मलबे में 4 से 5 लोग दबे हुए हैं। एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं सभी लोगों को मलबे से निकालने का काम जारी है। थाना शाहगंज क्षेत्र के सराय ख्वाजा का यह पूरा मामला है। आगरा में लगातार यमुना नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। हालात ये हैं कि घरों और बस्तियों में पूरा पानी भर गया है। बाढ़ में फंसे लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों तक पुलिस फोर्स तैनात है। आगरा के ही बटेश्वर में लोग बाढ़ के कारण पलायन करने पर मजबूर हैं। तो बाढ़ की जद में है गांव, हर तरफ बाढ़ का पानी है, लोग पलायन को मजबूर हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके की स्थिति वहां पर बनी हुई है। तो बाढ़ की चपेट में कई गांव हैं जिससे लोग खासे परेशान हैं। आप ट्रैक्टर की तस्वीर देख रहे हैं किस तरीके से लोग वहां पर एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा रहे हैं। देखिए, यमुना जी का जल स्तर 1978 के बाद पहली बार इस स्तर पर पहुंचा है और स्थिति निश्चित रूप से बहुत ही भयावह है। कल से मथुरा जी से भी पानी के जल स्तर में कमी के संकेत मिले हैं, लेकिन हम लोगों के द्वारा यहाँ से लेकर के बाह्य क्षेत्र तक जहाँ तक यमुना जी हैं, सभी जगह देहात में और शहर में सभी जगह लोगों को सतर्क किया गया है। जो हमारी फ्लड यूनिटें हैं वो सभी जगह तैनात हैं और राहत विभाग के साथ मिल करके कदम से कदम मिला करके हम लोग पुलिस विभाग सभी जगह कार्रवाई कर रही है। नेपाल में सोशल मीडिया बैन को लेकर जेनजेड का विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके चलते भारत के कुछ लोग अभी नेपाल में फंसे हुए हैं। मुजफ्फरनगर के करीब 10 लोग हिंसा के कारण नेपाल में फंसे हुए हैं, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुनील तायल भी शामिल हैं। सभी लोगों ने काठमांडू के एक होटल में रुके हुए हैं। तो वहीं बीजेपी के नेता सुनील तायल के घर मंत्री कपिल देव अग्रवाल उनके घर पहुंचे और उनके परिजनों से मुलाकात की। देखिए, हम सब जानते हैं कि नेपाल के अंदर छात्रों ने उपद्रव करने का काम ही किया है। नेपाल के अंदर तख्ता पलट हुआ सरकार का और हमारे हिंदुस्तान के बहुत सारे लोग वहाँ पे पशुपतिनाथ जी के दर्शन करने के लिए हमेशा जाते हैं। हजारों की संख्या में लोग वहाँ फंसे हैं और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि मुजफ्फरनगर के भी हमारे 10 लोग, विशेष रूप से सुनील तायल जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके 9 अन्य साथी, दिल्ली के हमारे 2 और परिचित, उनके भी फोन आए हैं और भी कई लोगों के फोन आ रहे हैं। वे सब लोग नेपाल के अंदर काठमांडू फंसे हैं और लगातार आगजनी, दंगा, झगड़ा, तोड़फोड़ हो रही है। पिछले 3 दिनों से नेपाल में चल रहे हिंसक आंदोलन की वजह से अस्थिर हुए नेपाल के लोगों की आवाजाही न होने का असर भारतीय सीमा से सटे बाजारों में साफ देखने को मिल रहा है। भारत नेपाल सीमा से सटे बाजार 70% तक नेपाली नागरिकों पर ही निर्भर थे। भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध होने की वजह से नेपाल के रोजमर्रा की सारी चीजें भारतीय बाजारों से ही जाती थी। नेपाली नागरिकों के भारत में न आने से यहां का व्यापार काफी कम हो गया है।
अरे बहुत लूट चल रहा है सर। काहे लूज काहे चल रहा है? नेपाल के लोग नहीं आ रहे हैं इसलिए लूट चल रहा है। नेपाल का बाजार है। अच्छा, नेपाल का ही बाजार है। हाँ, इसके लिए यहाँ दुकानदारी नहीं हो पा रहा है। आप ही का दुकानदारी नहीं चल रहा है, सबका नहीं चल रहा है? सबका नहीं चल रहा है सर, कोई हमारा भी नहीं, सबका नहीं चल रहा है। तो जो बंद चल रहा है नेपाल से, तो खासकर हमारे जो व्यापारी बंधु हैं वो काफ़ी परेशान हैं इसको लेकर, क्योंकि यहाँ का जो व्यापार है पूर्ण रूप से नेपालियों पे आश्रित है, कोई भी व्यापार। और जो इंडिया नेपाल का कनेक्शन है वो रोटी बेटी का संबंध है। इंडिया से सारा सामान जाता है नेपाल में, और नेपाल में उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा, और इंडिया में भी जो बॉर्डर पे रहते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। भारत और नेपाल के जो भी सीमावर्ती क्षेत्र हैं, यहाँ पे जो पूरी जो दुकान के जो भी लोग हैं, चाहे वो व्यापार किसी भी तरह का करते हैं, चाहे वो फलों का हो, सब्जियों का हो, राशन का हो, किसी भी तरह का हो, वो उनकी जो पूरी डिपेंडेंसी नेपाल के लोगों पर है। या ये भी कह सकते हैं कि जो नेपाल के लोग हैं वो पूरी तरह से जो भी अपने दैनिक ज़रूरतों का जो सामान लेते हैं वो भारत के जो निकटतम क्षेत्र हैं वहीं से लेते हैं। अगर हम सिद्धार्थनगर की बात करें तो सिद्धार्थनगर में बढ़नी बॉर्डर, खुनवा बॉर्डर, अलीगढ़वा बॉर्डर और ककरहवा बॉर्डर से ज़्यादातर लोग सामान लेने के लिए आते हैं। इनका जो पूरा असर नेपाल में जो बंद हुआ, जो भी उग्र प्रदर्शन हुआ, उसकी वजह से जो भी लोग हैं वो सभी लोग यहाँ पे जो भी व्यापार है वो पूरे रास्ते बंद हो जाने की वजह से व्यापार पूरी तरह से ठप हो चुका है। ऐसे में जो भी स्थानीय लोग हैं उन्होंने बताया कि यहाँ पर जो भी व्यापार है वो नेपालियों के ऊपर पूरी तरह से डिपेंड है, और वह जब तक चल रहा है तब तक जो भी व्यापार है वो बंद ही रहेगा। इसके खुले नेपाल में प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पहले से भी ज्यादा सख्त कर दी गई है। नेपाल के कैलाली के दनगढ़ी में प्रदर्शन को देखते हुए बॉर्डर पर पुलिस, एसएसबी, इंटेलिजेंस, सुरक्षा से जुड़ी सभी एजेंसियों ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत कर दिया है। प्रशासन के आला अधिकारियों ने बॉर्डर पर ही कैंप लगाया है। पलिया के सर्किल ऑफिसर यादवेंद्र यादव और एसडीएम अवनीश कुमार बॉर्डर पर कैंप करके सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, अपने लखीमपुर खीरी जनपद की जो सीमा लगती है, हमारे 4 थानों की सीमा लगती है नेपाल जनपद से, नेपाल राष्ट्र से। तो यहाँ पे जितने भी अपने थाने, वहाँ की सारी पुलिस एक्टिव है। बॉर्डर पे एसएसबी जो पैरामिलिट्री फोर्स है उनके द्वारा पूरी 24 आवर्स लगातार एक्टिव भी हैं, पेट्रोलिंग भी हो रही है, सब जगह चेकिंग भी हो रही है। जो कवच आउटपोस्ट है अपनी, पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार सभी जगह ड्यूटियां लगी हुई हैं। और आप देख रहे होंगे जैसे कि यहाँ पे लगातार पीएसी भी बल भी मौजूद है। तो पुलिस, एसएसबी, प्रशासन, हमारे एसडीएम साहब भी साथ में हैं। जैसा कि सीएस साहब ने सब बताया हुआ है कि हमारी पूरी तैयारी है। किसी भी प्रकार की अगर असुविधा यहाँ पे किसी भी नागरिक को होती है, उसकी तैयारी हमारी पूरी है। हम लोग जो है लगातार गांव में बैठक भी करवा रहे हैं। अभी ये पता करवा रहे कौन से ऐसे नागरिक है जो नेपाल में गए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, तो उनकी भी खोज खबर की जा रही है। पूरी सूची तैयार कराई जा रही है। वैसे जबकि आप देख रहे हैं लगातार सामान्य है, पैदल आने जाने वालों के लिए खुला हुआ है। आगे जैसा ऊपर से निर्देश प्राप्त। नेपाल में हुई हिंसा का असर दिल्ली परिवहन निगम पर भी हुआ है। दिल्ली से काठमांडू जाने वाली बस सर्विस आज से स्थगित कर दी गई है। डीटीसी प्रबंधन ने यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए बस नहीं चलाने का फैसला किया है। जिन यात्रियों ने काठमांडू जाने के टिकट बुक कराए थे उन यात्रियों को किराया वापस कर दिया गया है। असर दिल्ली में डीटीसी सर्विस पर भी पड़ा है। दिल्ली से काठमांडू जाने वाली बस सर्विस अनिश्चितकाल के लिए आज से स्थगित कर दी गई है। दिल्ली से ये बस सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को जाती है, जबकि काठमांडू से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को बस दिल्ली आती है। जब से ये हिंसा हुई है उसका आज ये पहला दिन है जब यहाँ से कोई बस अंबेडकर टर्मिनल से नहीं जा रही है। आज हमारे है उनके मुताबिक जिन लोगों की बुकिंग थी डीटीसी ने उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी और सभी को उनका रिफंड कर दिया गया है। दिल्ली से